हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से इतिहास से जो है सेकंड चैप्टर है समाजवाद और एवं साम्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि इसके फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो है चैप्टर का पूरा बुक पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप पहले अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लिए, वो सीरीज को फर्स्ट चैप्टर के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद एक ऐसी जो है विचारधारा है जो है अभी के जो युग है, आधुनिक काल जो चल रहा है उसमें है जो समाज को एक नया अवतार दिया है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। औद्योगिक क्रांति का जो हुआ था उत्पत्ति, उसके फलस्वरूप जो है समाज में जो है पूंजीपति वर्ग का बहुत शासन अधिक हो गया था और जिसके द्वारा जो है मजदूरों पर लगातार शोषण किए जाते थे। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध जो है आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। जो मजदूर लोग थे जिसका शोषण होता था, उन लोगों को जो है अपना आवाज उठाने और जो वर्ग विहीन जो समाज था उसका स्थापना करने के लिए जो है समाजवादी विचारधारा जो है वो बहुत अदा की भूमिका अपना। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान पर वितरण पर जोर देता है। समाजवाद जो है वो सामूहिक स्वामित्व और धन के समान वितरण पे जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था जो है एक ऐसी इकोनॉमिक के कंडीशन है जिसमें जो है उत्पादन के सभी साधन जैसे हो गया कारखाना तथा विपणन में जो है सरकार एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन जो है निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो अपने लाभ के लिए ना होकर जो है पूरे समाज के लिए होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। समाजवादी भावना का उदय जो है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति का जब स्टार्ट हुआ था उसी के फलस्वरूप जो है समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है सभी देशों पर प्रभाव इसका पड़ा था। इकोनॉमिक कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थी और मिल मालिकों के श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन जो है नारकीय बन गया था। जो छोटे छोटे धंधे थे उसको खत्म करके जो है बहुत बड़े बड़े उद्योग का किया गया, मशीन लगाया गया, जिसके कारण जो है पूंजीपति जो लोग थे वो उसका धन और बढ़ते गया और उसके फलस्वरूप जो हुआ है जो ये श्रमिक लोग थे उसका जो है जिंदगी मतलब कि जीवन जो है नरकीय बन गया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। श्रमिक जो वर्ग थे उसका जो है इकोनॉमिक और समाज की जो स्थिति थी वो नीचे खत्म होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था।
श्रमिक जो वर्ग थे उस पे जो है पूंजीपति लोग जो है उसका शोषण बहुत अधिक कर रहे थे और श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार जो है औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तत्व एक साथ दिखाई दे पड़ रहे थे। प्रथम जो पूंजीपति व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक स्थिति से निरंतर समृद्धशाली होती जा रहा था। द्वितीय जो है श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है उसके बाद दो स्थिति बन गई थी। पहला ये कि पूंजीपति जो लोग थे, पूंजीपति व्यवस्था जो थी वो दिन प्रतिदिन मजबूत और हो रही थी। उसकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत अधिक शक्तिशाली समृद्धशाली होता जाता और जो दूसरा जो था श्रमिक जो वर्ग थे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिर रही थी। इस प्रकार जो है उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर लोग जो थे एक साथ कहीं श्रम जैसे संगठन जो है एक साथ एकजुट नहीं हो रहे थे। उनको अधिकार नहीं था कि वो एक साथ आ सके। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। मजदूर वर्ग जो था वो पूंजीपति के भरोसे ही जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति से समाज का विभाजन जो है दो वर्गों में हो गया था। आर्थिक स्थिति जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है आर्थिक स्थिति का समाज में विभाजन दो वर्गों में हो गया था। पहला वैसे जो पूंजीपति वर्ग हो गए और दूसरा श्रमिक वर्ग। जिस प्रकार जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, श्रमिक वर्ग जो थे उनका जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी, बहुत नीचे गिर रही थी। उसी के फलस्वरूप जो है उनको कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रभक्त लोग, विचारक और लेखक का जो है मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। जो ये राष्ट्रभक्त लोग थे, विचारक और लेखक थे, उन लोगों के फलस्वरूप जो है उन लोगों की सहायता से जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है एक नई विचारधारा का जो है उत्पन्न हुआ, जिसे जो है समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि समाजवाद क्या है, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन विचारकों में जो है सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लॉन्क, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विचारक लोग में बात करें तो सेंट साइमन आते हैं, फॉरियर, लुई ब्लॉन्क, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स जो है ये सब विचारक थे। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के जो है पारस्परिक संबंध के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये जो विचारक लोग थे उन्होंने जो है ये पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के जो बीच संबंध था उसका जो है नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन जो है दो चरणों में किया जाता है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। जो ये आधुनिक समाजवाद है जो उसको जो है दो चरणों में बांटा गया। पहला कार्ल मार्क्स जो है उसके पूर्व का समाजवाद और जो है कार्ल मार्क्स उसके पश्चात मतलब बाद का समाजवाद। तो मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। मार्क्सवादी जो विचारधारा था वो इसे जो है यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किसने यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया, तो मार्क्सवाद विचार। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि जो है आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। यूटोपियन जो समाजवाद था उसकी जो है दृष्टि जो है आदर्शवादी तथा उसके कार्यक्रम की जो प्रकृति है अव्यवहारिक थी।
अधिकतर जो है यूटोपियन विचारधारा फ्रांसीसी थे। अधिकतर जो है यूटोपियन विचारक जो थे कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। यूटोपियन जो विचारक थे उन्होंने जो है उसके जो है क्रांति नहीं चाहते थे, वो शांतिपूर्ण व्यवस्था का मतलब कि विश्वास करते थे, शांति में ही अपनी समाजवाद का उत्पत्ति चाहते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। यूटोपियन समाजवादी। प्रथम यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन मतलब होता है स्वप्नदर्शी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक जो है सेंट साइमन था। प्रथम जो यूटोपियन समाजवादी था वो था सेंट साइमन, जो कहाँ के थे, तो फ्रांस के। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। जैसा कि पहले बताएं कि इन्होंने जो है जो यूटोपियन विचारक थे वो उनसे क्रांति नहीं पसंद थी, वो शांतिपूर्ण व्यवस्था में जो है विश्वास करते थे। तो यहीं पे उनका मानना था, ये सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं जो समाज को जो है इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग जो है एक दूसरे का शोषण ना करें और मिलजुल कर जो है अपना प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। जो निर्धन वर्ग थे, जो गरीब लोग थे, श्रमिक लोग थे, उसका जो है उत्थान करने के लिए जो है भौतिक और नैतिक कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे ये जो सेंट साइमन थे उन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। इसका मतलब ये था कि जो उसकी जो क्षमता होती है और उसके जो कार्य होते हैं उसके अनुसार उसको वर्ग मतलब उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये किसका था, तो सेंट साइमन का था। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर एवं कस्बों में काम करना चाहिए। जो ये सेंट फॉरियर थे उनका मानना था कि श्रमिकों जो है छोटे नगर एवं कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की कोई योजना बनाई। तो किसानों के लिए फ्लांक्स बनाए जाने की योजना किसने की, तो फॉरियर ने। परंतु यह योजना असफल हुई। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लॉन था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फ्रांसीसी यूटोपियन में जो है एकमात्र व्यक्ति कौन था जिसने राजनीति में हिस्सा लिया, तो लुई ब्लॉन था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आधुनिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्लॉन का जो है वो उनका मानना था कि आर्थिक सुधार के पहले जो है राजनीतिक सुधार करना चाहिए। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जो था ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। फ्रांस से बाहर जो है एक और जो महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक था वो फ्रांस के नहीं थे, वो थे रॉबर्ट ओवन। वो क्या थे, तो ब्रिटिश उद्योगपति थे। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री किसने बनाई, तो ये रॉबर्ट ओवन ने। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट जो है श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। उन्होंने मतलब जैसे कि एक अच्छी वेतन देना स्टार्ट किया और उसके फलस्वरूप जो है उनको एहसास हुआ ये कि
जो उसके मुनाफा कम होने की वजह जो है और बढ़ गया। इस प्रकार उनका ये हो गया कि मतलब कि निष्कर्ष पे पहुँचे कि संतुष्ट श्रमिक जो है ही वो वास्तविक श्रमिक है। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की प्रभुता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की व्यवस्था का निराकरण करने का प्रयास किया। ये कुछ चिंतक थे जिसने जो है वो श्रमिक वर्ग को उत्थान करने के लिए प्रयास किए थे। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे आगे बढ़ गया। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, इनसे जो है इनके विचार जो थे उसके उनसे अपना सीख लिए और इनसे आगे बढ़ गया। तो चलिए अब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है, कार्ल मार्क्स का जो है ईस्वी 1818 से 1883 तक है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी में जो है राइन प्रांत उसके ट्रिनियर नगर में, वो एक यहूदी फैमिली में जन्मे थे। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स के जो पिता जो थे हेनरिक मार्क्स जो थे एक वकील थे जिन्होंने जो है बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। मार्क्स जो थे विधि की शिक्षा जो है बोन विश्वविद्यालय में, फिर 1836 में वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हेगल के विचारों से प्रभावित था। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, हेगल जो था विचारक, उनसे बहुत प्रभावित थे। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स जो है अपने बचपन के मित्र जो थे जेनी, उनसे 1843 में उन्होंने विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। जो कार्ल मार्क्स थे वो मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का जो है राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर अपना गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। फ्रेडरिक एंगल्स जो है कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है पेरिस में हुआ 1844 ईस्वी में, जिनसे उनकी मित्रता जो है पूरे जीवन बनी रह गई। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसके कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। जो उनके फ्रेडरिक एंगल्स थे, उनके जो विचार से जो है और रचनाओं से जो कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हुए और जो है श्रमिक वर्ग के कष्ट और उनके कार्यों पर गहन अध्ययन किया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है एंगल्स के साथ मिलकर जो है 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। और इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र कब आरंभ किया? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो 1848 ईस्वी में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स जो प्रकाशित किए थे, उसमें जो है ये श्रमिक वर्ग का जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट किया गया था।
मार्क्स जो है विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक है जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है 1867 में एक दास कैपिटल पुस्तक की रचना की, जिसे जो है समाजवादियों के लिए बाइबिल कहा जाता है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब उनके सिद्धांत को देखते हैं, कौन कौन से 5 सिद्धांत थे। मार्क्स के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। सेकंड था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थर्ड था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। फोर्थ था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और 5 था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत थे, जिनके अनुसार जो है वो अब देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद सिद्धांत था, भौतिकवाद उससे जो है उत्पादन के साधन के नियंत्रण के बीच जो 2 वर्गों के बीच चल रहा था संघर्ष, उसका व्याख्या था। उसके अनुसार जो है प्रत्येक घटना में परिवर्तन के मूल आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली की प्रत्येक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी परिवर्तन हुआ। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है और 6ठा चरण जो है आने वाला है। अभी तक जो है 5 चरण देखे गए हैं और 6ठा चरण आने वाला है। इस प्रकार जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। पहला जैसे है आदिम साम्यवादी युग, ये जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सेकेंड है दासता का युग। थर्ड है सामंती युग। और फोर्थ है पूंजीवादी युग। फिफ्थ है समाजवादी युग और 6 है साम्यवादी युग। ये 5 युग जो है वो देखे गए हैं और 6ठा युग जो है वो आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। इस संघ की स्थापना का श्रेय जो है मार्क्स को है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो कार्ल मार्क्स को है जाता। अपने उद्घाटन जो है भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे वो बोले कि वे जो है श्रमिक वर्ग जो है अपनी मुक्ति जो है स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तित्व हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य जो है पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में जो है किसी भी सुधार से जो है श्रमिक की जो है स्थिति, आर्थिक स्थिति, वो उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो उनका मेन लक्ष्य जो था वो पूंजीवाद का जो है विनाश करना था। इस सम्मेलन में जो है नारा बुलंद किया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है जिसका स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है, उसमें एक नारा जो है आज्ञा जिसमें है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इस जो है
इस नारा का जो अति किया वो कार्ल मार्क्स ने किया। चलिए देखते हैं अब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 14 जुलाई 1889 को जो है पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और जिसमें जो है 400 प्रतिनिधियों ने ये भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई 1889 में जो पेरिस में सम्मेलन हुआ उसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के तेजी से फैलने का घोतक था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ वो मार्क्सवाद जो समाजवाद था उसका फैलने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस रूप मनाया जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है यह निर्णय लिया गया कि 1 मई का दिन जो है मजदूर वर्ग की एकता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका कब किया गया था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में किया गया था 14 जुलाई 1889 को। मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया जाना भी तय किया गया। इसी के फलस्वरूप जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के फलस्वरूप जो है मजदूर के लिए 8 घंटे का जो है एक दिन में काम करना की मांग की गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जो है ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो सचिवालय स्थापित किया गया, मुख्यालय जो वो ब्रुसेल्स में किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। 1 मई 1890 को जो है सारे यूरोप और अमेरिका में जो है लाखों मजदूरों ने जो है हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। तभी से जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के फलस्वरूप जो ही है 1 मई से जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी सैन्यवाद जो है एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा राष्ट्रों की बुनियादी समानता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं इस आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होना है जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। पूंजीपति वर्गों से जो है श्रमिक का शोषण किया जाता था। इस प्रकार जो है समाजवादी आंदोलन के फलस्वरूप जो है श्रमिकों में एक विश्वास जागा कि जो है भविष्य में आने वाले भविष्य में जो है ऐसा संसार का निर्माण होगा जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा। तो इस वीडियो में हमने जो है समाजवाद एवं साम्यवाद का बेसिक के बारे में देखे और समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई इसे देखें तथा यूटोपियन समाजवादी क्या था, फिर कार्ल मार्क्स और उनके जो सिद्धांत थे 5 सिद्धांत वो कौन कौन थे, और जो है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद जो था जो 6 चरण था वो उनका देखिए और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का चर्चा किए, फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का चर्चा किए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।